तो चलो सब लोग, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ये एक ईएनटी का टॉपिक है और ईएनटी में हम लोग को इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है लिखने के लिए या फिर शॉर्ट नोट आ सकता है, इसके स्टेजेस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है और उसको एक्सप्लेन करते करते उसका थ्योरी भी पढ़ लेंगे साथ में। तो क्वेश्चन जैसा कि देखा हुआ है यहाँ पे, इटियोपैथोजेनेसिस, ठीक है, क्लिनिकल फीचर एंड मैनेजमेंट ऑफ एएसओएम। एएसओएम मीन्स एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एक्यूट कंडीशन। ध्यान क्या देना, एक्यूट कंडीशन है, इसका प्रेजेंटेशन एक्यूट होगा। जैसे कि 4 दिन पहले हमको कुछ नहीं था, अचानक से हमको ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे। कौन से सिम्टम्स आगे हम लोग पढ़ेंगे। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यानी इन्फेक्शन से रिलेशन है इसका, और कहाँ का है, मिडिल ईयर का इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, मिडिल ईयर म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन है। और किसके कारण होता है, सपुरेटिव ऑर्गेनिज्म। सपुरेटिव मतलब क्या होता है, सपुरेटिव मतलब होता है पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म जिनके इन्फेक्शन से क्या बनेगा, पस बनेगा। ठीक है, मोस्ट कॉमनली कहाँ पे दिखता है, चिल्ड्रंस में दिखता है। क्यों चिल्ड्रंस में दिखता है, उसका भी रीज़न बहुत क्लियर है, हम बता दें अभी। चिल्ड्रंस में होता क्या है कि एक्चुअली ये सारे डिजीज़ जो होते हैं वो पोस्ट इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट के बाद ज़्यादा कॉमन होता है। मतलब अगर किसी को गले का इन्फेक्शन हुआ तो हो सकता है कि उसको 4 दिन बाद कान में दर्द हो, कान में मैनिफेस्टेशन हो एएसओएम का। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो यूस्टेशियन ट्यूब एक ऐसा कनेक्टिंग लिंक है जो कि मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से कनेक्ट करता है, ताकि दो प्रेशर को इक्वलाइज किया जा सके, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो अगर थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हुआ तो थ्रू नेजोफेरेंजियल इन्फेक्शन जब असेंड करता है यूस्टेशियन ट्यूब में और असेंड करके कहाँ चला जाता है, मिडिल ईयर कैविटी में, तो क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है और सपुरेशन होता है। सपुरेशन मतलब पस फॉर्मेशन होता है, और ओटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर म्यूकोसा मीडिया। ठीक है, आफ्टर एपिसोड ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड एंड वायरल डिजीज। वायरल में कौन कौन सा वायरस आता है, एडिनो वायरस। ठीक है, ये सब जो मोस्ट कॉमन वायरल डिजीज कॉज करता है। अब बैक्टीरियोलॉजिकल एटियोलॉजीज क्या होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आपको याद रखना मोस्ट कॉमन कॉज है। दूसरा मोस्ट कॉमन, नेक्स्ट सेकेंड मोस्ट कॉमन है एच इन्फ्लुएंजी, मोरेक्सेला कैटरालिस एंड स्टाफ ऑरियस। क्या क्या रूट हो सकता है, ठीक है, रूट जो होता है वो वाया स्टेशन ट्यूब, ये जो है मोस्ट कॉमन रूट है। ठीक है, मोस्ट कॉमन रूट है, मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। क्यों, क्योंकि चिल्ड्रंस का जो यूस्टेशन ट्यूब होता है एक तो छोटा होता है, ऊपर से चौड़ा होता है, ऊपर से हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो छोटा होने से क्या होगा, अगर किसी का यूस्टेशन ट्यूब बड़ा होगा तो बैक्टीरिया को लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो मोर प्रोबेबिलिटी है कि उतना नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर छोटा है तो आसानी से ट्रैवल करके मिडिल ईयर में चला जाएगा। वाइड है भाई, काफ़ी जगह है मिडिल ईयर तक पहुंचने के लिए, बड़ा रोड बना हुआ है एकदम। एंड हॉरिजॉन्टल, बच्चा जनरली हमेशा सोया हुआ रहता है, और जब बच्चा सोया हुआ रहता है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो भी हमारे ओरोफेरिंग्स में जा रहा है वो एक तो कॉमन फेरेंजियल वॉल में खुलता है, ओरोफेरिंग्स नेजोफेरिंग्स सब कॉमनली तो एक ही जगह खुलता है, तो मोर प्रोबेबिलिटी होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो जाए ऊपर की तरफ। बच्चा तो ज़्यादातर सोया हुआ रहता है ना, इसलिए। वाया एक्सटर्नल ईयर, अच्छा, एक तो हमारा अंदर से ही ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू। अब बाहर से कैसे आ सकता है, ये जितना भी हम लोग बैक्टीरियाज के बारे में पढ़े हैं, तो ट्रोमेटिक परफोरेशन हो जाए, अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन हो जाए तो फिर एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में कोई डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन रहेगा जो बाउंड्री बना रहा है। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वही तो था जो बाउंड्री क्रिएट कर रहा था मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर में, यही फट गया तो ये सारे बैक्टीरियाज फिर इसमें भी आ सकते हैं आराम से। और ब्लड बोर्न, जो भी बीमारी अगर ब्लड में है तो जहाँ जहाँ ब्लड का सप्लाई हो रहा है वहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत अनकॉमन है कि ब्लड के थ्रू किसी को एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो जाए। मोस्ट कॉमनली यूस्टेशन ट्यूब और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद ही होता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, अगर किसी को बार बार हो रहा है यूआरटीआई, बार बार हो रहा है, तो बार बार हो रहा है तो अगर कोई पर्सन बार बार एक्सपोज हो रहा है किसी बीमारी के लिए, तो हो सकता है कि एक आध बार उसका बैक्टीरिया जो होता है यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू ऊपर भी चढ़ गया हो, तो उसमें भी एएसओएम हो सकता है।
टॉन्सिलाइटिस होगा तो क्या होगा, यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज होगा, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज होगा, इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पे। टॉन्सिलाइटिस करने वाले बैक्टीरिया फिर यूस्टेशियन ट्यूब को कैप्चर करके और ऊपर चढ़ जाएंगे। एडिनोइड भी क्या करता है, एडिनोइड मतलब ये एक तरीके का ग्लैंड होता है हमारे पास, लिम्फ नोड का सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन होता है ये एडिनोइड, जहाँ पे ओरोफेरिंग्स में प्रेजेंट होता है। वॉल्डेयर रिंग का एक मेंबर है ये, ठीक है। एलर्जी से हो सकता है, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, इसमें भी बैक्टीरियल कॉज ही है। क्लेफ्ट पैलेट से हो सकता है, और ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। ट्यूमर्स जब होगा तो क्या होगा, ट्यूमर्स अगर कभी होगा नेजोफेरिंग्स में तो यूस्टेशियन ट्यूब को ब्लॉक करेगा तो इन्फ्लेमेशन होगा, सिक्रीशन बढ़ेगा। ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, सिक्रीशन बढ़ेगा, सिक्रीशन हो सकता है इन्फेक्ट हो जाए, किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाए तो वहाँ पे भी एएसओएम का केस हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ या तो यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू चढ़ जाए ऊपर या फिर यूस्टेशियन ट्यूब को बंद कर दे तो वो सब एएसओएम के लिए प्रोन कर देता है। तो पैथोलॉजी और क्लिनिकल फीचर क्या होता है, तो इसका 5 स्टेजेज हम लोग को पढ़ना है। यही मोस्ट कॉमनली यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। 5 स्टेजेस कौन कौन सा है। पहला है स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन। जैसा कि हम बताएं, सबसे पहले क्या होगा, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा जो यूस्टेशियन ट्यूब है उसमें क्या होगा, ऑक्लूजन होगा, ठीक है। ऑक्लूड हो जाएगा, वो ट्यूमर के चलते ऑक्लूड हो सकता है या फिर एडिनोइड बड़ा होकर उसको कंप्रेस करके ऑक्लूड कर सकता है, ठीक है। टॉन्सिल बड़ा होकर उसको ऑक्लूड कर, जो भी कारण से अगर ट्यूबल ऑक्लूजन हो रहा है तो ये सब फीचर्स हम लोग को दिखेगा। एंड हाइपरीमिया ऑफ नेजल पार्ट ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। हाइपरीमिया होगा तो क्या होगा, हाइपरीमिया क्यों हुआ, इन्फ्लेमेशन के चलते हुआ ना, नियोवेस्कुलराइजेशन होगा, हेमरेज होगा, ठीक है। और इसके चलते क्या होगा, मिडिल ईयर का प्रेशर इक्वलाइज नहीं हो पाता है, और अब जब यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है तो मिडिल ईयर का प्रेशर निगेटिव हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो अब कनेक्शन टूट गया, अब बाहर से तो इक्वलाइज कर नहीं पा रहा अपने आप को, तो निगेटिव प्रेशर, अब वैक्यूम जैसा कंडीशन क्रिएट होता है। वैक्यूम नहीं बनता है, मतलब निगेटिव प्रेशर बनता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर यहाँ हमारा मिडिल ईयर है, यहाँ हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है और यहाँ हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ निगेटिव प्रेशर बनेगा तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कैसा, ऐसा इधर की साइड में बल्ज हो जाएगा, रिट्रैक्टेड हो जाएगा, बस यही सब फीचर दिखता है इसमें। सिम्टम मतलब क्या होता है, किसी भी बीमारी का एक सिम्टम होता है, एक साइन होता है। सिम्टम मतलब क्या होता है, जो पेशेंट बोलता है हमको कि हमको ये दिक्कत हो रहा है, और साइन क्या होता है, जो डॉक्टर देख के पता करता है। साइन डॉक्टर एलिसिट करता है, सर्च करता है, फाइंड करता है, लेकिन सिम्टम पेशेंट बताता है। पेशेंट क्या बताएगा पहले स्टेज में, कान से कम सुनाई दे रहा है और कान में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। साइन हम लोग को क्या क्या मिलेगा, क्योंकि हम बताएं निगेटिव प्रेशर बनता है तो टिम्पैनिक में रिट्रैक्टेड होगा, हैंडल ऑफ मैलियस मोर हॉरिजॉन्टल होगा। इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे पहला बोन जो आता है वो कौन सा आता है, मैलियस आता है। तो अगर मैलियस सबसे पहला बोन मैलियस आता, अगर ये यहाँ था तो मैलियस उतना अच्छे से नहीं दिख रहा था, बस इसका हैंडल दिखता था, और अगर ये ऐसे हो जाएगा तो पूरा का पूरा मैलियस का हॉरिजॉन्टल पार्ट दिखने लगेगा, ठीक है। प्रोमिनेंट लेटरल प्रोसेस ऑफ मैलियस, और कंडक्टिव हियरिंग लॉस ऑन ट्यूनिंग फॉक टेस्ट, ठीक है। कंडक्टिव ही तो है, सेंसरी न्यूरल तो है नहीं, इसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे हो क्या रहा है, पानी भर गया, और पानी भर गया तो अच्छे से आवाज़ जो होता है वो एयर कंडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है ना, एयर से ज़्यादा अच्छे से आवाज़ चला जाएगा, लेकिन अब तो पानी भर गया, फ्लूइड हो गया, तो फ्लूइड के चलते क्या हो रहा है, कंडक्शन अच्छा नहीं हो रहा, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस का एक कैटेगरी होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, स्टेज ऑफ एक्सक्यूडेशन। अब बैक्टीरिया ऊपर चढ़ चुका है, ठीक है, और वहाँ पे क्या कर रहा है, प्री सपुरेशन, अब पस बनाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब वहाँ क्या होगा, मिडिल ईयर में क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, कॉलमनर ग्लैंड्स, क्यूबोइडल ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स को अगर कोई इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, कोई इसको डिस्टर्ब करेगा तो वो क्या सिक्रेट करेगा, म्यूकस सिक्रेट करेगा, ठीक है, पस सिक्रेट करेगा, ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सिक्रेट करेगा। तो क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिकम कंजेस्टेड, हाइपरीमिक, इडिमेटस एंड इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी एक्सक्यूडेट, ठीक है, फॉर्मेशन। साइन क्या होगा, बहुत कान का जो दर्द है वो काफ़ी बढ़ चुका है, थ्रॉबिंग है, यानी बहुत तेज़ दर्द है, और हाई डिग्री ऑफ फीवर चिल्ड्रन में दिखेगा। बच्चा तो कुछ नहीं बताएगा ना आपको कि क्या दिक्कत है उसको, तो बच्चे में कैसे होगा, बच्चा रोएगा और उसको फीवर लगा रहेगा, ठीक है। और हिस्ट्री क्या रहेगा कि कुछ दिन पहले उसका गला खराब हुआ था,
तो ये सब अगर कभी भी आए बच्चे में तो सस्पेक्ट करना आपको कि ASOM का केस है। सिम्टम क्या होगा, सिम्टम क्या दिखेगा, कंजेशन ऑफ पार्स टेंसा, ठीक है। पार्स टेंसा यानी हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसका दो पार्ट होता है, एक पार्स टेंसा होता है और एक पार्स फ्लैसिडा होता है, ठीक है। तो पार्स टेंसा का जो होता है ना, कंजेशन हो जाता है, कंजेशन पस भर जाएगा, पूरा कंजेस्टेड हो जाएगा अंदर से। लेश ऑफ ब्लड वेसल, पूरा जो हैंडल ऑफ मैलियस दिखता था हम लोग को उस सब पे ब्लड वेसल, नया नया ब्लड वेसल आने लगता है। तो अगर ऐसा कुछ है और उस पर नया ब्लड वेसल ऐसे दिखेगा आते हुए, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्टविल शेप नहीं दिख रहा है क्या ये, इसीलिए कार्टविल शेप स्ट्रक्चर दिखने लगता है हम लोग को। फिर तीसरा आता है स्टेज ऑफ सपुरेशन। अब बैक्टीरिया पूरा अच्छे से घर बना चुका है मिडिल ईयर में, अब पस फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ पस इसका फीचर होता है, ठीक है। और मास्टोइड ईयर सेल, हमारा जो ईयर है वो किससे कनेक्टेड होता है, हमारा जो मिडिल ईयर है वो पोस्टीरियर वॉल पे किससे कनेक्ट होता है, मास्टोइड से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये रहा मास्टोइड, और इसका सबसे बड़ा एयर सेल क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। तो अगर मिडिल ईयर में कोई इन्फेक्शन है तो वो ईजिली मास्टोइड में नहीं जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है, इसीलिए मास्टोइड एयर सेल का भी इन्फेक्शन होता है, मास्टोइडाइटिस भी देखने को मिलता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बल्ज हो जाएगा एट अ पॉइंट एंड रप्चर। तो पहले क्या था, निगेटिव प्रेशर बन रहा था ट्यूबुलर ओक्लूजन के चलते, लेकिन अब क्या है, पानी ही इतना भर गया है ना कि मिडिल ईयर का जो इतना ज़्यादा पानी और पस भर गया, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बल्ज बाहर की साइड में होने लगता है, और बल्ज होते होते एकदम एक निप्पल शेप का स्ट्रक्चर बनता है, पिंक और पस से भरा हुआ, और एट द एंड ये फट जाता है और इससे पस निकल जाता है, और जैसे पस निकलता है पेशेंट को आराम मिल जाता है। तो आगे वही सब पढ़ने वाला है। अभी स्टेज ऑफ सपुरेशन में क्या क्या फीचर देखिएगा, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, एकदम दर्द से कराएगा पेशेंट, बर्दाश्त नहीं होगा दर्द। फीवर 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट का लगा रहेगा, और वॉमिटिंग एंड कन्वल्सन। वॉमिटिंग एंड कन्वल्सन का क्या मतलब है, अब CNS मैनिफेस्टेशन हो रहा है, दर्द इतना ज़्यादा है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी उसके चलते अफेक्ट हो रहा है। सिम्टम क्या दिखेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेड हो जाएगा, बल्जिंग हो जाएगा, ठीक है, बल्ज आउट हो जाएगा पस के चलते अंदर से। लॉस ऑफ लैंडमार्क्स, जो हम लोग को दिखता था, हैंडल ऑफ मैलियस वगैरह, प्रोमोन्ट्री, थोड़ा बहुत जो दिखता था ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का नॉर्मल कलर क्या होता है, पर्ली वाइट, ठीक है, तो वो पूरा रेड हो चुका है इन्फ्लेमेशन के चलते। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रोट्यूड एंड मिडिल ईयर फिल्ड विथ येलो पस, टेंडरनेस ओवर द मास्टोइड एंट्रम। क्यों मास्टोइड एंट्रम में, क्यों, क्योंकि मास्टोइड में भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर मिडिल ईयर जाए। और पुरुलेंट कंजेशन दिखेगा, ठीक है, अगर एक्सरे कराएंगे तो पूरा मास्टोइड का जो एयर सेल्स होता है वो सारा कंजेस्टेड दिखेगा, कुछ ना कुछ उसमें फ्लूइड के चलते पूरा कंजेशन आपको साफ साफ दिख सकता है। अगर क्लियर होता, अगर बस एयर होता तो वो ब्लैक दिखता, लेकिन अगर उसमें कुछ भी भरा हुआ है तो उसका ग्रे ऐसा ऐसा वाइटिश कलर आ जाता है। फिर स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन आता है, यानी अब पूरा भर चुका है कान, अब बह जाएगा, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, जो पस था सब कंटेंट उसका रिलीज आउट हो जाएगा, और सिम्टम कम हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व हो जाएगा, सारा चीज़ एट द एंड रिजॉल्व होने शुरू हो जाएगा। साइन क्या क्या दिखेगा, तो अगर रिजॉल्व हो रहा है तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में क्या होगा, हमारा ब्लड टिंग डिस्चार्ज दिखेगा, ठीक है, और म्यूको पुरुलेंट नेचर का होगा। म्यूको क्यों, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड भी होगा, और पुरुलेंट क्यों, क्योंकि पस भी निकल रहा है, ठीक है, वहाँ म्यूकस भी तो सीक्रेट होगा ग्लैंड से, वाटरी लिक्विड होगा और थिक भी होगा, ठीक है। तो स्मॉल परफोरेशन दिखेगा हम लोग को कहाँ पे, इन एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जगह पूछा जाता है। एंटीरो इन्फीरियर, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ परफोरेशन ऑफ मिडिल ईयर इज, परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज एंटीरो इन्फीरियर पार्ट, ठीक है, पास्ट टेंस। हाइपरीमिया बिगन टू सबसाइड, यानी जो सिम्टम हम लोग अभी तक पढ़े थे वो सारा धीरे धीरे कम होने लगेगा। सिम्टम क्या होगा, विथ इवैक्यूएशन ऑफ पस, विथ इवैक्यूएशन ऑफ पस, जैसे ही पस बाहर निकलेगा दर्द कम होना शुरू हो जाएगा, फीवर और चिल्स जो भी था वो सब कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन कब आएगा, जब वेरुलेंस ज़्यादा होगा बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया खतरनाक था, उस पर दवाई काम नहीं किया। क्या क्या रीज़न हो सकता है, एक तो बैक्टीरिया ही बहुत खतरनाक था, और एक हम लोग कुछ दिन दवाई लिए और उसके बाद जब हम लोग को थोड़ा आराम मिल गया तो दवाई छोड़ दिए, तो एक सब मिनिमम इन्फेक्शन बना रह जाता है। उसको हटाने के लिए हम लोग ऑप्टिमम डोज हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं, मिनिमम 10 दिन खाना होता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ASOM में। अगर 10 दिन नहीं खाया
10 से 14 दिन नहीं खाया तो क्या होगा, डिजीज़ क्लिनिकली तो नहीं विजिबल होगा लेकिन थोड़ा सा इन्फेक्शन रह जाएगा, तो उस कॉम्प्लिकेशन के चलते और कहाँ कहाँ फैल सकता है डिजीज़, बाद में चल के एक्यूट मैस्टोइडाइटिस कॉज करा सकता है, ठीक है। और क्या होगा, फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, लैब्रिन्थाइटिस हो सकता है, पेट्रोसाइटिस हो सकता है, समझ रहे हैं। ये सब दिक्कत हम लोग को देखने को मिल सकता है, और सेरेब्रल एब्सिस भी देखने को मिल। अब हम लोग को क्या जानना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। एएसओएम तो हो गया, पेशेंट को हम लोग पहचान भी लिए कि एएसओएम है उसको। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग को रीज़न क्या था, मोस्ट कॉमन कॉज क्या था कि ट्यूबल अक्लूजन हो रहा था, तो अक्लूजन को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करना है तो नाजल डिकंजेस्टेंट देंगे, जो कि ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन, वो जितना भी नेज़ल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप आते हैं, और ट्रेवेन, ठीक है, ये सब वही सब है। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, कान जो दर्द कर रहा था और फीवर लग रहा था उसके लिए हम लोग पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है, और आइबुप्रोफेन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक ड्रग है, ठीक है। ड्राई लोकल हीट, कान को सेकना होता है, ठीक है। और मायरिंगोटोमी का क्या मतलब, देखिए अगर एट द एंड क्या हुआ था, ईयर ड्रम खुद से ही तो फट गया था और सारा कंटेंट बाहर निकल गया था और सारा सिम्टम सबसाइड कर गया था, तो अगर खुद से फट के इरेगुलरली कहीं भी फट जाए, हील ना हो और खुद से फटेगा तो बड़ा होल क्रिएट होगा। और अगर हम लोग इंसीजन दे दे थोड़ा सा, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, मायरिंज, और मायरिंगोटोमी यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे हम लोग कोई सर्जिकल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर छोटा सा इंसीजन दे देते हैं और उसके थ्रू सारा फ्लूइड ड्रेन आउट हो जाता है। कब कब किया जा सकता है, जब ईयर ड्रम बल्ज हो जाए और एक्यूट पेन के साथ पेशेंट आया हो, इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन हुआ हो, ठीक से पूरा पस बाहर नहीं आया हो एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी, और परसिस्टेंट डिफ्यूज़न हो 12 वीक के बाद भी, पेशेंट 12 वीक के बाद भी प्रेजेंट कर रहा है कि कान से कुछ ना कुछ बह रहा है, यानी अच्छे से पूरा खाली नहीं हुआ है, तो उसको खुद से हम लोग कर देंगे। और एक बार जब मायरिंगोटोमी कर दिए तो हम लोग को तब तक उसको ऑब्जर्व करना होगा जब तक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हील नहीं हो जाए, क्योंकि अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हील हो के कम्प्लीट फ्यूज़न नहीं किया तो क्या हो सकता है, फिर छोटा सा परफोरेशन रह सकता है, और जिसके चलते पेशेंट कहाँ लैंड अप कर जाएगा, CSOM में, कोरोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि पूरा हम लोग इस पर्सन को अंडर इवैल्यूएशन रखें और इसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अच्छे से हील हो जाए तभी इसको डिस्चार्ज करें, ठीक है। और तभी हम लोग श्योर हो सकते हैं कि अभी CSOM में लैंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कितना लेयर्स होता है, 3 लेयर्स होता है, ठीक है, लेकिन हीलिंग के बाद उसमें कितना लेयर्स प्रेजेंट होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हील्स बाय 2 लेयर्स, ओके, बीच वाला लेयर गायब हो जाता है। बस इतना ही कुछ था, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ASOM में इतना ही लिख देना है, अच्छे से क्वेश्चंस को समझ के इतना कुछ अगर आप लिख दीजिएगा तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट करिए, और ऐसा कंटेंट और भी आगे आते रहेगा।